नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईएएस प्रीलिम्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आज के जो क्वेश्चन है 2015 आईएएस प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं और आप ऐसा कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करके जैसे मैं क्वेश्चन लाता हूँ तो पहले आप अटेम्प्ट लो और फिर मेरे सोल्व करने का तरीका आप यहाँ से सीख सकते हो। निश्चित रूप से यहाँ से फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आप जानते हो 4 बार मैंने आईएएस प्रीलिम्स पास किया है, 3 बार आईएएस इंटरव्यू फेस किया है, तो आपको इसका निश्चित रूप से फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ 2015, ठीक है, आईएएस प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है और इसमें ये आपको ये गौर करना है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसके माध्यम से आप कई बार क्या होता है क्वेश्चन न आते हुए भी आप आराम से सोल्व कर पाओ। एक चीज़ ध्यान रखना, अक्सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने हैं। जैसे मेरा एक तरीका है कि मैं 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट लेता हूँ और उसका मुझे निश्चित रूप से फ़ायदा मिलता है। और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन कितने आते हैं? 35 से 40, मैक्सिमम 35 या 40 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं जिनको हम जानते हैं। बाकी के जो आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं 40 से 45 क्वेश्चन, उसमें कहीं ना कहीं एक एलिमिनेशन पद्धति होती है, कुछ लॉजिकल तरीके होते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल मैं ज़्यादा से ज़्यादा करता हूँ। और मेरा स्कोर भी मतलब एक बार जीएस फर्स्ट में 125 भी आया है, 110 भी आया है, ठीक है, 105-6 नॉर्मली रहा है। तो इस प्रकार इनका फ़ायदा मिलता है। तो क्वेश्चन आप यहाँ देखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी आपके कमेंट थे कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन शामिल करो, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 15 है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए, निम्नलिखित में युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। और एक तरफ है तीर्थ स्थान और दूसरी तरफ है उनकी अवस्थिति, मतलब इनको अपन मिलान करना है कि कौन सा सही है कि नहीं। जैसे पहला इसमें स्टेटमेंट है श्रीशैलम नल्लामल्ला फाड़ियाँ, दूसरा है ओकारेश्वर सतमाला फाड़ियाँ और तीसरा है पुष्कर महादेव फाड़ियाँ। तो जैसे ये क्वेश्चन मैंने जब एग्जाम दी थी तो मैंने कैसे अटेम्प्ट लिया था उस साल और अभी जैसे मैं कैसे इसको देख पा रहा हूँ, तो मुझे तीसरे स्टेटमेंट पे सीधा जाना है कि पुष्कर जो है महादेव पहाड़ियों में नहीं हो सकता क्योंकि महादेव पहाड़ियाँ तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के आसपास हैं, ठीक है। तो ये तो है कि यार राजस्थान में तो ये पहाड़ियाँ हैं नहीं, और वैसे भी अरावली पर्वतमाला की ओर जाएँ हम तो पुष्कर जो है अरावली पर्वतमाला में बसा हुआ है, या जैसे नागपाड़ आपने कभी देखा होगा, नागपाड़ है या और भी यहाँ पे चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे ये श्योर था कि यार ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो मेरे सभी स्टेटमेंट बी, सी और डी कट गए, बाकी बचा ए। मुझे ये नहीं मालूम था श्रीशैलम नल्लामला पहाड़ियों में है या ओकारेश्वर सतमाला पहाड़ियों में, मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था। लेकिन मेरा जो स्टेटमेंट है तीसरा निकाला मैंने और अपने आप आंसर बच के आ गया। तो ये क्या है, एलिमिनेशन टेक्निक, और ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। कई बार ये लगता है कि यार ये बहुत जटिल है, हमें नहीं आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर आंसर छुपा होता है उसका। आप इसको एक बार आजमा के देखें, निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा। बाकी और भी इसमें लग सकता है, यदि आपको ये महादेव वाला नहीं पता था, लेकिन महादेव वाला पता होना चाहिए कि महादेव की पहाड़ियाँ हम जानते हैं कहाँ पे है ना। महादेव की पहाड़ियाँ पता है तो ये तो पता है कि राजस्थान में तो ऐसा कोई पहाड़ी है नहीं, अरावली पर्वतमाला ज़्यादा सुनी है आप लोगों ने, मतलब जो राजस्थान के नहीं है उनको भी ये पता है, तो इस हिसाब से भी ये निकल सकता है। इसके अलावा तो और ऑप्शन निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कोई ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, तो इस प्रकार आप कर सकते हो, ये टेक्निक काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो इसमें भी है ना एक शानदार टेक्निक काम करेगी, वही तरीका काम करेगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, अब ऊपर देखना कि ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित खतरों पर विचार कीजिए, या कौन सा सही है। निम्नलिखित खतरों में से कौन सा सही है, याद रखना क्वेश्चन पढ़ते समय इस बात पर गौर करना, हाथ में पेन रखना, जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो ये जरूर टिक लगा लेना उस पर, ये क्वेश्चन पूछा गया सही पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है ना, ये इसको ध्यान रखना क्योंकि कई बार गलतियां एस्पिरेंट से यहाँ होती है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए ना तो आप कट ऑफ के आसपास रहते हो या बाहर हो सकते हो, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट है कि कौन सी सही है। पहला स्टेटमेंट है कि फ्लाई ऐश का उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों के उत्पादन के रूप में किया जा सकता है। हमने कई बार बात की है कि जब भी ऐसी बात हो ना कि किया जा सकता है, मे भी ऐसा हो सकता है, और वैसे भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है कि यार फ्लाई ऐश है, मतलब फ्लाई ऐश क्या होती है, जैसे कोयला के जलाने के बाद में जो राख बचती है ना, इस राख का पहले ये था कि काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन में सुना जा रहा था कि इसका काफ़ी ज़्यादा मिट्टी को पोल्यूट करती है या इन्वायरमेंट में भी इसका नुकसान होता है, जो उसके कण है फैलते हैं। तो इससे फिर उपाय क्या निकला कि यार फ्लाई ऐश से हम ईंटें बना सकते हैं, है ना, ईंटें बना सकते हैं। तो एक हमारे लिए यही जो मतलब पहले प्रोडक्शन जो खराब जा रहा था, मतलब अभी इसको यूज में ले सकते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं कि फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थापन रिप्लेसमेंट के रूप में किया जा सकता है। अब यार किया तो जा सकता है कि यार सीमेंट के अंदर भी ऐसा कुछ उपयोग हो सकता है, तो ये भी उस स्टेटमेंट के बेस पर है कि हाँ हो सकता है, और अपना मन भी ये कहता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन में सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लास्ट पढ़ते हैं स्टेटमेंट तीसरा, फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड से बना और इसमें कोई विषाक्त टॉक्सिक तत्व नहीं होते हैं। देखो इसमें वर्ड है ना केवल,
केवल सिलिकॉन, इसमें और भी तत्व होते हैं। फ्लाइस के अंदर केवल ये नहीं होता सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और भी तत्व होते हैं। और वैसे भी इसने क्या बोल दिया इसके कि यार इसमें तो केवल ये तत्व होते हैं और तत्व होते नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जाएगा, निश्चित रूप से कटेगा स्टेटमेंट, है ना। तो अपने 2 स्टेटमेंट सही है, 1 और 2, आंसर आपका निकल गया ए आ गया। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। और यूपीसी के क्वेश्चनों में ये मेथड लगता है। इवन मैंने एक चीज नोटिस की है कि 2020 और 19 के पेपर को हम देखें तो उनमें तो ये मेथड बहुत ज्यादा लग रहा है। पहले कम लग रहा था, लेकिन हाल ही में तो ये ज्यादा लग रहा है मतलब। तो इसका मतलब 2021-22 जो भी आप एस्पिरेंट आने वाले एग्जाम देने वाले हो, तो ये मेथड काम करेगा। आप थोड़ा सा सजग होगे, थोड़ा सा अपने माइंड को, ये बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चनों को ढंग से पढ़ोगे ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना, आपका स्कोर इंप्रूव होता चला जाएगा। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपके स्कोर 60 आ रहा है। आपको कट ऑफ पास करनी है तो 110 मतलब 100 कम से कम 100 नंबर लाएं या 110 तक पहुंचे। तो आप बाकी के जो 25-30 क्वेश्चन है कैसे अटेम्प्ट लोगे आप? बाकी जो आप 40 के बाद में क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हो, 90 तक जाते हो, तो 50 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट लेते हो ना, वो लॉजिकल गेसिंग और एलिमिनेशन टेक्निक पर आपको करना होगा, उसी से आपको फायदा मिलने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप। तो ये तरीका है। और फ्लाई एस वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये तो यूपीसी का एक फेवरेट क्वेश्चन हो गया। आप देखना यूपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसलिए मैं बार बार आपको क्या कहता हूँ कि यूपीसी के जो ओल्ड पेपर है ना, उनको आप करो, और उसका जो आंसर का एक्सप्लेनेशन है ना, उसको भी पढ़ो, क्योंकि वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन का रिपीटेशन देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने से पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करना और एक बार क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट लो, और एक तरीका मतलब खुद करके देखो यार कि मैं भी क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट लेता हूँ, और फिर मेरा वाला जो आंसर है उसको देखना। तो आपको आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि यार नहीं यार मेरा प्री निकल जाएगा, क्योंकि आपकी तैयारी ठीक है, 50, 60, 70% तैयारी है। प्रीलिम्स में जैसे आपकी टेस्ट सीरीज का स्कोर आपका 60, 70, 80 कुछ भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस करते रहना है, मेहनत करते रहनी है, डरना नहीं है। ये मत सोचना, नेगेटिव फील मत कभी फील करना कि आपका स्कोर कम है। मैं अपना बता सकता हूँ यार, जब मेरा 4 बार प्री निकला है तो मेरा भी टेस्ट सीरीज में स्कोर 80-90 था, लेकिन मुझे डर नहीं था, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा यहाँ से वहाँ पे 10, 20, 30 नंबर ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि उसमें लॉजिकल गेसिंग लगता है या एलिमिनेशन टेक्निक ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है। और तो ये क्वेश्चन है कि भारत में पाई जाने वाली स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखो क्वेश्चन सही से पढ़ना कि कौन सा सही है। तो एक मतलब स्तनधारी मैमल की बात कर रहा है ड्यूगोंग, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देखना आप कि ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। तो आपने थोड़ा बहुत भी देखा, जैसे यहाँ पे मन्नार की खाड़ी वगैरह यहाँ पे देखा होगा, कभी पढ़ा भी होगा। मैंने भी एक लेक्चर पहले बनाया था एक बार, यहाँ की जब हम बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे। तो ये जीव यहाँ पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी के आसपास पाया जाता है। और मतलब ये एक तरह से मैमल है, शाकाहारी जीव है, समुद्री जीव है। ठीक है, सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट में जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ये भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। अब देखो ये पूरे वर्ड है ना कि यार ये तो पूरा समुद्र तट अपना कितना लंबा है ना, गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ी मतलब बांग्लादेश या सुंदरवन तक। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि पूरे तट पर एक साथ साथ पाया जाएगा, है ना। ये स्टेटमेंट कैसा है? एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो 2 हम निकाल देंगे। जहाँ 2 है, ए और बी के अंदर 2 है, निकल गया। फिर जो 3 है वो अपने आप सही हो गया, क्योंकि 3 सी और डी दोनों में, तो 3 को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वैसे भी 3 सही है ना, वैसे भी 3 सही होगा। तो अभी स्टेटमेंट पहला वाला जो है उसको एक बार देख लेते हैं। ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, तो इसकी संभावना है कि यार थोड़ा बहुत भी आपने कहीं बायोडाइवर्सिटी या इन्वायरमेंट के चैप्टर कहीं भी पढ़े तो ये जीव तो इंपॉर्टेंट जीव है। या आपने ये मन्नार की खाड़ी 22 रिजर्व पढ़ा होगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, पाक जल संधि वगैरह यहाँ पे श्रीलंका और भारत के बीच में, तो ये यहाँ पाया जाता है। तो आपका स्टेटमेंट कौन से सही होगा इसमें? 1 और 3 सी आंसर इसका निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये तरीका एक हो सकता है, थोड़ा सा आप सोच समझ कर इन क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने साइंस और टेक का लिया है। दोस्तों कई बार ये देखा जाता है कि जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं वो साइंस एंड टेक के क्वेश्चनों से घबरा जाते हैं, कि उनको लगता है कि यार साइंस और टेक तो मैंने कवर भी नहीं किया कहीं से, और इनको कैसे सोल्व करूँ। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि यूपीसी प्रीलिम्स में सबसे आसान जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं साइंस और टेक के। आप इनको एक बार करके देखो, पुरानी ईयर के करके देखो एक बार, है ना। उनमें भी एक लॉजिक लगता है कि इसमें ये होता है कि साइंस और टेक की जो भी प्रौद्योगिकी की बात की जा रही है वो वैसे भी अप्लाइड हर जगह हो जाती है। मतलब जैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो किस सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं हो सकता। आजकल हम बात कर रहे हैं मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ नहीं लगता है, हर जगह लगता है। तो क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि लगभग इसमें संभावना रहता है कि क्वेश्चन में जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये रहता है कि हाँ सभी स्टेटमेंट सही होने की संभावना रहते हैं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट कैसे होंगे, यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी साइंस और टेक में एक टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं कोई चीज़ें चर्चा में रहती है, जैसे कोई नासा का कोई उपग्रह है, या कोई मतलब आकाश में कोई अन्य चीज़ें घटना चल रही है, या अपने भारत में ही कोई साइंस टेक को लेकर कुछ अन्य मतलब कार्यक्रम चल रहे हैं। आजकल कोरोना को लेकर कई रिसर्च हुई है, तो वहाँ से भी ऐसे इस साल क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो क्वेश्चन देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है।
क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना, टारगेट ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। संभव तो कर दिया गया यार, नैनो टेक्नोलॉजी हर जगह उपयोग है, तो सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार, जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। तो याद रखना, साइंस एंड टेक के 10 से 12 जो क्वेश्चन आते हैं, उनमें से कम 7-8 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं कि इस मतलब इस तकनीक का उपयोग हम यहाँ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सोचना और अटेम्प्ट लेना। दोनों स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट है या 4 स्टेटमेंट है, तो उसमें सभी के सही होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन ये 100% कोई सत्य बात नहीं है। आपको ये लगता है कि मैं ये बात बोल रहा हूँ और हम जाके आंख बंद करके वहाँ पे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखेंगे और उसमें ये आंसर मारेंगे, ऐसा नहीं करना है। वो तभी काम करेगा जब आपने कम से कम थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, 50% 60% पढ़ा हो, कुछ तो नॉलेज आपके पास होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब आंख बंद करके आप तुक्केबाजी करोगे, तुक्केबाजी यहाँ नहीं चलेगी। यहाँ पे आपका स्मार्ट तरीका है ना, वो काम करता है। तो इसमें आंसर हो गया सी, दोनों स्टेटमेंट सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें आसान क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे तो हो जाएगा। कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। मतलब मैंग्रोव वन है, सदाबहार वन है और पर्णपाती वन है। मतलब तीनों वन किस जगह पर पाए जाते हैं। तो इसमें लॉजिक लगाते हैं कि यार तीनों वन किस जगह पर नहीं पाए जाते हैं या किस जगह पर पाए जाते हैं। एक स्टेटमेंट अपने को निकालना है, निकल के आ जाएगा। सबसे पहले बात करें हम उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश कौन सा हो गया, जहाँ पे कृष्णा, केजी बेसिन वगैरह यहाँ पे है ना, विशाखापट्टनम वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे दलदली क्षेत्र तो है, तो इसका मतलब मैंग्रोव पाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सदाबहार वन भी पाई जाएंगे क्योंकि अच्छी वर्षा होती है, कोस्टल एरिया है, अच्छी वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पे पर्णपाती वनों की संभावना कम होगी, क्योंकि जब अच्छी वर्षा है, ऐसा तापमान है, तो वहाँ पे पर्णपाती वन क्यों पाई जाएंगे, वहाँ पे सदाबहार वन और मैंग्रोव वन पाई जाएंगे। तो ऐसे लॉजिकली हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट को काट दिया। फिर सेकंड पे चलते हैं, दक्षिण पश्चिमी बंगाल। थोड़ा इमेजिन करो कहाँ पे है, दक्षिण पश्चिम बंगाल। तो वहाँ तो मैंग्रोव वन तो खूब सारे हैं ना, मैंग्रोव वन खूब है। वो सदापर्णी वन भी वहाँ पाए जा सकते हैं, लेकिन पर्णपाती वन वहाँ पे क्या होगा, चांसेस कम होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी सौराष्ट्र। दक्षिणी सौराष्ट्र मतलब कहाँ पे है, दक्षिणी सौराष्ट्र आप जा सकते हो गुजरात। तो गुजरात में भी ये संभावना कम है कि तीनों एक साथ मतलब नहीं पाए जा सकते। लास्ट स्टेटमेंट आप देखना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखो मैंग्रोव और सदाबहार वन तो कन्फर्म है। ठीक है, अब पर्णपाती वनों की बात करें तो जो आंतरिक इलाके हैं उसके, है ना, उसके अंदर इन वनों का संयोजन पाया जाता है। यदि आप वहाँ की कभी किसी एनसीईआरटी बुक में पढ़ते हो डिटेल में, तो ऐसा पाया जाता है कि वहाँ पे तीनों प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ऐसे करके स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आंसर इसका डी हो सकता है। कुछ लोगों को लग सकता है यार ये इतना लॉजिक लगा नहीं, लेकिन मैंने एक चीज़ फील की है कि इतना पढ़ने के बावजूद भी कई बार सीधे क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो गलत होते हैं। और शायद उस साल ये क्वेश्चन मेरा भी गलत हुआ होगा, 2015 की जब मैं एक प्रीलिम्स एग्जाम दे रहा था, ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ होगा। उसके बाद भी मैंने इन चीज़ों पे गौर किया, यार ऐसे क्वेश्चन गलत कैसे हो गया। तो इसमें ये लॉजिक, सामान्य लॉजिक जरूर लगता है कि हम थोड़ा स्टेटमेंट बेस पे जाएं, थोड़ा इमेजिन करें चीज़ों को कि यार ये एरिया उस एरिया में है, यहाँ पे ये होने की संभावना है। तो एलिमिनेशन टेक्निक से हम आंसर पर निकल आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यदि आप श्योर भी नहीं हो ना, तो आंसर इसका निकल के आएगा, क्योंकि हमने ऊपर क्या बात की, अभी उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की बात की। दक्षिण सौराष्ट्र में भी मतलब ये है कि यार तीनों वनों की संभावना तो वहाँ नहीं पाई जाएगी, वहाँ पे सदाबहार वनों की संभावना कमी है। आप खुद सोच लो, है ना, गुजरात वाला ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे सदाबहार वन कहाँ से पाए जाएंगे। तो लॉजिक लगता है इसमें। और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने आप बचा, तो इसका आंसर निकल के आएगा, डी आंसर है। तो ये एक तरीका है, मतलब क्वेश्चन के सोल्व करने का तरीका है। मैं ऐसा सोल्व करता हूँ, मुझे इसका फायदा मिलता है। मैं चाहता हूँ कि अपने चैनल पर जितने दोस्त अपने साथ जुड़े हुए हैं, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबको इसका फायदा मिले। और जो इस बार एग्जाम दे रहा है या 2022 में देने वाले हैं, तो अभी से मतलब इन चीज़ों को साथ में लेके चलें कि यार ये भी एक तरीका है, ताकि आप ना ज़्यादा मतलब ब्लंडर ना करो एग्जाम में, और मतलब एकदम आत्मविश्वास तरीके से आगे बढ़ो। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ ये बात याद रखना कि सामने वाला व्यक्ति आपको ये चीज़ बता रहा है, तो वो एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, क्योंकि वो खुद एक लंबा सफ़र इसमें जीवन जी के आया है और अभी भी जी रहा है, और अभी भी उसको भी एक मतलब अपनी अंतिम सफलता लेनी है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही प्रयास करता हूँ। और इसमें एक चीज़ और है कि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है ना, या जो व्यक्ति थोड़ा साहसी होता है, वो 5 क्वेश्चन ज़्यादा सही करके आएगा। ये मेरा ऐसा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम के अंदर जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, आप बिल्कुल डरते नहीं हो, आपको अंदर से आत्मविश्वास है कि नहीं यार मेरी इस बार तैयारी बहुत अच्छी है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि आप पहले की अवस्था की बजाय 5 से 10 क्वेश्चन ज़्यादा सही करके आओगे। ये मैंने फील किया है उस मोमेंट में जब एग्ज़ाम में बैठा हूँ। सीसेट के पेपर में कभी कभी ये होता है कि मतलब टेंशन होने लगती है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम ही नहीं करता है। लेकिन वहाँ यार अंदर एक अच्छी लंबी सांस लेके, ठंडा पानी पी के, एक मन में विश्वास रहता है कि नहीं यार करना है, कर जाएंगे, मतलब कुछ नहीं है, सीसेट कुछ नहीं है। तो वहाँ मैंने ये फील किया है। और विशेष तौर पर जब लास्ट में 20-30 मिनट बचते हैं, कि जब ये लगता है कि यार सीसेट का पेपर तो कवर ही नहीं हो पाएगा, कहीं इसके चक्कर में फेल नहीं हो जाए हम,
तो मैंने हर बार सी सेट के पेपर में ये चीज़ फील की है और बड़े मजबूती के साथ एट द मोमेंट है ना ये फैसला किया कि नहीं यार करना है, अच्छा करना है। तो एक लंबी सांस लेके ठंडा पानी पी के क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया। और ये सत्य बात है, आप मेरी मार्कशीट जब देखते हो तो आपको पता होगा कि 2019 के पेपर में मैं सी सेट के पेपर में 2 मार्क से बचा हूँ। यदि मैं वहाँ मजबूती नहीं दिखाता तो सी सेट के पेपर में पक्का फेल था, कि या तो मैं डर जाता कि यार मैं तो फेल हो गया, जैसे अक्सर लोग डरते हैं सी सेट के पेपर में, या मैंने ये सोचा नहीं यार मैं निकाल लूंगा ना, मेरा आत्मविश्वास है मैं निकाल लूंगा। अब मेरी मार्कशीट देखना 69 पॉइंट ऐसे कुछ करके, यानी 2 मार्क्स ऊपर है, मात्र 67 चाहिए 69 है। इसका मतलब निकलता तो है यार, है जो बात बोलता हूँ मेरे पास तर्क भी है, मेरे डाटा है, मेरी मार्कशीट है, तो इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, ऐसे तो सी सेट मेरे 130 मार्क्स भी आए हैं, 120 भी आए हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि एग्जाम हॉल के अंदर भी हम नर्वस हो जाते हैं और एंजाइटी हावी होने लगती है, तो उसके चक्कर में फिर फेल होने की संभावना बचती है। लेकिन आप यदि बहादुरी दिखाते हो तो आप पास हो सकते हो, ऐसा मैंने कई बार किया है प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, तो निश्चित रूप से इन प्रैक्टिकल चीज़ों का आपको फायदा मिलेगा। लगातार इन लेसन को आप लाइक शेयर करते रहना, मैं ऐसे लेसन लगातार लेते आता रहूँगा। थैंक यू।